नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होते और एक ऐसा ही अपरिवर्तित रिश्ता है आपका और कार्यक्रम कृषि दर्शन का, जो कि समय के साथ बदला नहीं है बल्कि और मजबूत होता चला गया है। तो चलिए इसी रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं आज के अंक के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। किसान भाइयों, आप अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं अपनी फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो किस प्रकार से जल और फसल उत्पादकता बढ़ाई जाए, इस विषय की जानकारी दे रहे हैं आज हमारे अंक में हमारे एक विशेष अतिथि, जो कि है डॉक्टर सतीश शर्मा, कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा, वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा, आज आपके सामने जल संभरण तंत्र, वाटरशेड क्षेत्रों में जल उत्पादकता एवं फसल उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, इस विषय पर अपना विचार बिंदु लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि वाटरशेड से तात्पर्य इंजीनियरिंग की भाषा में इसको ड्रेनेज डिवाइड या रिज लाइन कहते हैं। रिज लाइन ड्रेनेज डिवाइड वो रेखा है कि जिसके भीतर जो पानी वर्षा का आता है वह पानी का निकास बिंदु एक होता है, अर्थात उस निकास बिंदु से लेकर ऊपर का जितना भी भूभाग है जहाँ का पूरा जल संभरण तंत्र में पानी एकत्रित होता है, वो एक बिंदु से होकर निकलता है। यहाँ हम उस बेसिन का या उस जगह का डिस्चार्ज भी माप सकते हैं। जहाँ तक वाटरशेड की बात है तो उसकी जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें स्ट्रीम ऑर्डर, स्ट्रीम डेंसिटी और इलोंगेशन रेशो, बहुत सारे इसके जो कारक होते हैं जिनके तहत हम किसी वाटरशेड को परिभाषित कर सकते हैं। वाटरशेड का जो आकार है फैन शेप होता है, नाशपाती जैसा होता है, पियर शेप और इलोंगेटेड हो सकता है। तो वाटरशेड के अंतर्गत प्रक्षेत्र पाए जाते हैं, भूभाग धरातल होता है और इसमें हम इसकी टोपोलॉजिकल स्टडी जो है ट्रेंगुलेशन सर्वे से जो करते हैं और वाटरशेड को डिफाइन कर सकते हैं। वाटरशेड के से छोटे मिली वाटरशेड, माइक्रो वाटरशेड, मिनी वाटरशेड इसमें होते हैं। तो वाटरशेड में हम जो है जिस तरह की फसल उगाते हैं, हर फसल की अपनी अपनी जलमांग होती है और पानी हमें सिंचाई का जो फसल का जो मान है, किस तरह से हमें सिंचाई देना है, ये उसकी क्रांतिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है। जैसे रबी के मौसम में हम जो है गेहूं की बात करें तो 45 सेंटीमीटर जो है पानी की आवश्यकता इसके पूरे 110 से 120 दिन जो होते हैं जीवन काल में पड़ती है। तो 45 सेंटीमीटर सिंचाई के पानी को हम जो है 5 सिंचाई में बांट सकते हैं। जल ग्रहण की जो आवश्यकता है, मिट्टी में जल धारण की जो क्षमता है, वो फील्ड कैपेसिटी और अम्लान बिंदु का अंतर का मान होता है। जब इसमें हम बल्क डेंसिटी से गुणा करते हैं और इसमें सॉइल डेप्थ से गुणा करते हैं तो हमें मिट्टी में कितना पानी आ सकता है ये हमें अनुमान लग जाता है। तो सिंचाई देने का जो टाइम है, इरिगेशन इंटरवल और इरिगेशन फ्रीक्वेंसी, सिंचाई देने का समय सबसे बढ़िया समय वो मानते हैं कि जब उपलब्ध जल का आधा पानी या 50% पानी हमारी फसल ग्रहण कर ले, उस वक्त सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। तो सिंचाई देने का सही समय वो होता है कि जब हम फील एंड अपीयरेंस मेथड, इसमें हम अपने जो खेत में जाते हैं उस खेत में मिट्टी को लेकर पौधों की जड़ों के पास से मिट्टी को उठा के हम गोला बनाते हैं। अगर वो गोले में पर्याप्त नमी होगी तो उस वक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, मिट्टी का गोला बन जाएगा। और यदि मिट्टी में पानी की कमी है तो गोला नहीं बनेगा और उस मिट्टी के गोले को जब ऊपर से उठा के गिराएंगे तो वो आसानी से छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो उस वक्त हमें ये पता लगता है कि ये जो है हमें हमारे जो पौधों को सिंचाई की आवश्यकता है। दूसरा, जब पत्तियों का रंग अधिक गहरा हो जाए, अधिक गहरा हरा हो जाए तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी बात यह है कि एक सूचक प्लॉट बनाते हैं। हमारा जो प्रक्षेत्र है उस प्रक्षेत्र के पास में एक जगह 10 मीटर इंटू 10 मीटर का हम जो है एक छोटा सा प्लॉट बना लें और उसमें थोड़ा सा रेत या बजरी डाल के
और वहाँ हमें सूचक प्लॉट बनाना चाहिए। सूचक प्लॉट में इंगित करने से हमें ये पता लग जाता है कि हमें पानी कब देना है। तो पानी की जो बारंबारता है और सिंचाई का जो पीरियड है, इसमें हमें विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि पौधों को सही समय पर और सही उनको जो मांग के अनुसार और उनको जो है सिंचाई का पानी मिले। तो सिंचाई के पानी की इस प्रकार से हम बचत भी कर सकते हैं। जब सिंचाई के पानी की बचत होगी तो इसे ही हम जल उत्पादकता कहते हैं कि जो पानी की बचत होगी उस पानी के मान से हम उस पानी का उपयोग और अन्य जगह भी कर सकते हैं। तो जल उत्पादकता सही अर्थों में प्रति घन मीटर या प्रति सेंटीमीटर पानी उपयोग किए गए पानी के हिसाब से कितना हमने आर्थिक लाभ लिया है और या कितना हमने ड्राई मैटर जो है क्रॉप का या किसी फसल का हमने उपज के मान से या आर्थिक आधार पर कितना हमने समेकित लाभ प्राप्त किया है, इसे हम जो जल उत्पादकता कहते हैं। हम जो कछारों में हमारे जहाँ जो कमांड है उन कमांड में ये देखा जाता है कि जहाँ जो है उच्चतम जो बिंदु है, उच्चतम बिंदु से जो टेल एरिया है, टेल एंड में पानी की कमी अक्सर देखने को मिलती है। तो हमें अपने फील्ड का विजिट करना चाहिए। नहर नदी अब हमारे यहाँ कुलाबे हैं उनका विजिट करना चाहिए, क्योंकि हमें जो पानी प्राप्त होता है वो जो है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर के बाद कुलाबे के बाद जो है जो वाटर कोर्स होता है या सिंचाई की क्यारियाँ होती हैं, इनका रख रखाव और इनकी मेंटेनेंस और मरम्मत किसान को ही करनी है। तो कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में हम अपने जो वाटर शेड हैं उनकी समय समय पर देखभाल करें। सीपेज कम से कम होना चाहिए, जल का रिसाव कम होना चाहिए, परगोलेशन कम होना चाहिए। तो समय समय पे हमें खरपतवार और कूड़ा कचरा वहाँ से सिंचाई की नालियों से निकालते रहना चाहिए, ताकि जल के जो सूचकांक हैं, जो सिंचाई दक्षता है वो बढ़ जाए। सिंचाई दक्षता में जल वहन दक्षता है, जल प्रयोग दक्षता है, जल स्टोरेज की जो दक्षता है और जल वितरण दक्षता है। जब ये सिंचाई सूचकांक में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर हमें जो है अधिक लाभ प्राप्त होगा, जल उत्पादकता बढ़ेगी और जल उत्पादकता के साथ में फसल उत्पादकता भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और हम रबी फसलों में जैसे गेहूँ है, चना है, इनमें हम अधिक पैदावार ले सकते हैं, अलसी है। और खरीफ के फसलों में जिसमें जल मांग ज़्यादा होती है, जैसे धान है, सोयाबीन है, जो गन्ना है, तो इनमें जल मांग रबी फसलों की तुलना में अधिक होती है। तो निश्चित तौर पे हम जल उत्पादकता एवं फसल उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। और इसके बाद हमें टोपोग्राफिकल सर्वे के हिसाब से अपना जो वाटर शेड है, वहाँ अपना ड्रेनेज डिवाइड है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। खेतों में बंडिंग कराना चाहिए और हर 3 साल में गहरी जुताई कराना चाहिए। गहरी जुताई के साथ साथ बंडिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। जब हम खेत में चारों ओर कंटूर बंडिंग कराते हैं या स्टेगर ट्रेंच देते हैं तो अनायास रूप से हम जो है सॉइल कंजर्वेशन, मृदा जल एवं मृदा संरक्षण की भी बढ़ोतरी करते हैं। इसके साथ साथ नाला ट्रीटमेंट वाटर शेड का बहुत ही उपयोगी तत्व है। और वाटर शेड में जैसे हम जो है गली इरोजन कंट्रोल, जो अपवाह के जल प्रबंधन के लिए जब हम गली इरोजन कंट्रोल करते हैं, गली इरोजन के कंट्रोल करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 सस्य विधियां या एग्रोनॉमिकल मेजर्स, नंबर 2 इंजीनियरिंग या मैकेनिकल मेजर्स, और नंबर 3 वेजिटेटिव या ट्री प्लांटेशन मेजर्स। तो इन तीनों विधियों का प्रयोग करके हम वाटर शेड में अपने जल संभरण तंत्र में जल उत्पादकता एवं फसल उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। जय हिंद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है
कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आप अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एक छोटा सा कीट आता है और हमारी सारी मेहनत को नफा नुकसान में बदल देता है। तो क्यों ना हम कीट प्रबंधन पर पूरी जानकारी हासिल कर लें, जिससे कि इस कीट से हम निजात पा सकें। तो चलिए रबी फसलों में कीट प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, यही जानते हैं आज के अंक के माध्यम से। हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर योगेश पटेल, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश पटेल, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय गंज बासोदा में कीट वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे जो खरीफ की जो रबी की जो प्रमुख फसलें हैं उनमें कीट प्रबंधन की बात करेंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको विदित ही होगा का रबी में जो प्रमुख फसलें लगाई जाती हैं उनमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों, मसूर, ये प्रमुख मध्य प्रदेश की फसलें हैं। तो ये जो आप लोग जानते ही हैं कि इनमें कीट पतंगों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो सबसे पहले अपन गेहूँ लेंगे। किसान भाइयों, गेहूं में जो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से जो समस्या देखी जाती है, जो सूखी जगह पर खेती करते हैं, सूखी खेती गेहूं की करते हैं, उसमें दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। दीमक का प्रकोप की संभावना बहुत होती है। तो दीमक के प्रकोप में जैसा कि किसान भाई जानते ही होंगे, दीमक एक बहुभक्षी कीड़ा होता है। कुछ वैसे तो कुछ भी खा लेता है, जिन चीज़ों में सेलुलोज होता है उनका जो सेवन कर लेता है उनको सबको खा लेता है। गेहूं में जो इसका प्रमुख रूप से नुकसान ये होता है कि गेहूं में ये जड़ों को काट देता है। तो जहाँ पर सूखी खेती गेहूं की जाती है, जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, वहाँ पर गेहूं में ये जड़ों को काट के और उनको पूरा पौधा नष्ट कर देता है। तो इसको गेहूं का एक दीमक प्रमुख कीड़ा होता है। इसके प्रकोप की बहुत ज़्यादा जगह संभावना बनती है जहाँ सूखे में प्रकोप होता है, सूखी फसलें की खेती की जाती है। तो इसके जो प्रमुख रूप से इसकी देखभाल जो रोकथाम के लिए किसान भाइयों को जो उपाय करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि अपने आसपास देखें कि आसपास आपके दीमक की कहीं बावी बनी होगी नहीं होगी। क्या होता है किसान भाइयों, जो दीमक का जो कीड़ा होता है ये एक सामाजिक कीट होता है। सामाजिक कीट का मतलब ये होता है कि इसमें वर्ग विभाजन पाया जाता है, कार्य का विभाजन पाया जाता है। इसमें अलग अलग तरह की जो कीड़े की प्रजातियाँ होती हैं वो अलग अलग काम करती हैं। इसमें जैसे राजा होता है, रानी होती है, उनके जो श्रमिक होते हैं, सैनिक होते हैं, ये सब होते हैं। रानी इसकी जो प्रमुख एक कीड़ा होता है दीमक का, जो एक मादा होती है, जो फर्टाइल मादा होती है, जो बहुत सारे अंडे देती है। एक मादा करीब हज़ारों में अंडे दे सकती है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि एक मावी में एक ही मादा पाई जाती है। इसके बाद लेकिन ये तो जो इसका जो टर्मिटेरियम होता है या जो बामी होती है जो खेत में बनी रहती है या खेत के आसपास कहीं रहती है, उसके आसपास ही ये वहीं रहती है, बामी में ये बाहर नहीं निकलती है। लेकिन जो इसके जो श्रमिक होते हैं वो मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। श्रमिक जो मिट्टी के आसपास, जो खेतों के आसपास जो पौधा लगे रहते हैं, उनकी मिट्टी में अंदर घुस जाते हैं, उनकी जड़ों को काट देते हैं। जड़ों को काटने के कारण पूरा पौधा नष्ट हो जाता है और शुरुआत में इनका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो आप किसान भाई जानेंगे, जब शुरुआत में ही अगर दीमक का प्रकोप हो गया तो पूरा पौधा ही नष्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसके प्रकोप से बचने के लिए किसान भाइयों को ये चाहिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप खाद डालते समय ये विशेष ध्यान रखें कि गोबर की खाद यदि आप डाल रहे हैं तो कच्ची गोबर की खाद का उपयोग ना करें। उसकी पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद हो, जो गोबर की खाद के रूप में परिवर्तित हो गई हो, बन गई हो, उसका ही उपयोग करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें इसके प्रकोप की संभावना बन जाएगी। दूसरी बात, यदि आपके खेत में इसका प्रकोप हुआ हो तो इसको जो इसमें दवा का उपयोग कर सकते हैं। दवा इसमें इमीडाक्लोप्रिड एक दवाई आती है बाज़ार में, जिसको आप इसका अपने खेत में डाल के इसके प्रकोप से बच सकते हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि गेहूं में यदि आप इसका प्रकोप हो रहा है तो उसको डालें किस तरह, क्योंकि ऊपर से आप स्प्रे करेंगे तो ये जड़ों में जो कीड़ा रहता है वो आसानी से मरता नहीं है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि इसके डालने की तकनीक पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। इसकी रेत के साथ मिला के पानी में दवा मिला दें और उसको रेत में मिला दें, और जहाँ जिन पौधों में इनका प्रकोप देखा जा रहा है वह उनके आसपास डाल दें। फिर उसके बाद उसकी सिंचाई कर दें तो ये जब जड़ों में पहुँच जाती है, जिससे कि इस कीट के रोकथाम की जा सकती है। इसके बाद गेहूँ में जो दूसरे कीड़े का जो पूरे क्षेत्र में प्रकोप देखा जाता है वो है जड़ माहू। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में गेहूं के एक प्रमुख कीड़े के रूप में जगह बना रहा है अपनी, और बहुत महत्वपूर्ण कीड़ा है ये। किसान भाइयों, ये भी जो जड़ होती हैं, जो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, गेहूं में जड़ होती हैं, वहाँ पर इसका प्रकोप बहुत देखा जाता है। और जो गेहूं में जड़ों में लगकर मिट्टी के आसपास पाया जाता है
और इसमें जो किसान भाई प्रमुख रूप से देखें अपने खेतों में, यदि पूरे खेत में हरे हरे में कुछ पैचेज उसको पीले पीले कलर के दिखाई दें, जैसे किसान भाई कहते हैं कि चांद निकल आया है, कुछ खेतों में दिखाई दे, तो उसको इसमें प्रकोप की संभावना होती है। तो इसको मुख्य रूप से कंट्रोल करें, क्योंकि किसान भाई शुरुआत में लगता है, शुरुआत में बोनी से 40-45 दिन के बीच में इसका प्रकोप होता है। यदि इसके रोकथाम नहीं की गई तो पूरा पौधे ही सूख जाते हैं और वो एक तरह से नष्ट हो जाते हैं, जिससे उत्पादन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। ये जो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जो आसपास के जो मध्य प्रदेश के, उनमें इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके लिए भी किसान भाई ये उपयोग इमिडाक्लोप्रिड दवाई का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको तकनीक डालते समय जो विशेष रूप से बात ध्यान रखनी चाहिए कि जड़ों में दवाई पहुँचे। क्या होता है, ऊपर यदि किसान भाई इसका स्प्रे कर देते हैं तो दवा की मात्रा जड़ों में इतनी नहीं पहुँचती कि वो उस कीड़े को नियंत्रित कर सके। इसलिए इसकी भी ड्रेंचिंग रेत के साथ मिला के करनी चाहिए। रेत में आप पानी में इमिडाक्लोप्रिड दवा मिला के उसको रेत के साथ मिलाएं और जहाँ जहाँ इनका प्रकोप हो रहा है उन जगहों पर डालें, क्योंकि ये पैचेज में आता है, कुछ छोटे छोटे स्थानों पर आता है, वहाँ डालें और उसमें फिर पानी चला दें, जिससे कि दवा नीचे की तरफ चली जाएगी और माहू नष्ट हो जाएगी और इससे ये पौधा आपका गेहूँ का पौधे बच जाएंगे। तो ये विशेष रूप से गेहूँ के लिए ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों। चने में जो मुख्य रूप से बात ध्यान रखनी चाहिए किसान भाइयों को, चने में इल्लियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इल्ली का प्रकोप हो रहा है तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि इल्लियों के नियंत्रण के लिए समन्वित कीट प्रबंधन के तरीके अपनाएं। शुरुआत से ही कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाओं का उपयोग न करें, कुछ ऐसी दवाओं का उपयोग करें जो नेचुरल एनिमी इस चने के खेत में पाए जाते हैं वो संरक्षित रहें, जिससे कि उनकी जो कीटों की संख्या है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। चने की इल्ली के नियंत्रण के लिए कुछ दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे स्पाइनोसिड दवा आती है, 150 ml के करीब प्रति हेक्टेयर लगती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद फ्लूवेंडामाइड का उपयोग कर सकते हैं। इन दवाओं का उपयोग करें आप तो इनमें जो इल्लियों का प्रकोप होता है, लेकिन दवा डालते समय कुछ खास बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि पहली दवाएं हैं कि दवाइयों को मिक्सचर करके नहीं डालना चाहिए, दवाओं के कॉम्बिनेशन ऐसे उसका उपयोग करके डालना चाहिए। शुरुआत में हल्की दवाओं को डालना चाहिए। पानी की सही मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी कम मात्रा में डालेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा पड़ेगी, जिससे उसमें फसल को नुकसान पहुँचेगा। दवाई में डालते समय अगर कुछ इस तरह का मौसम में चिपको का पदार्थों का उपयोग करें तो इस चने में इस तरह से आप नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रमुख फसल जो मध्य प्रदेश में उगाई जाती है वो मसूर है। मसूर में बहुत सारे जो माहू का प्रमुख रूप से प्रकोप होता है। माहू एक ऐसा कीड़ा होता है जो रस चूसता है पौधे का, और इसके अलावा इसमें एक काले पदार्थ का एक हनीड्यू का सीक्रेशन करता है, और इसके अलावा एक फंगस भी लग जाती है इससे, तो मसूर सूख जाती है इसके कारण। तो इसमें भी किसान भाई ध्यान रखें। इसमें भी आप दवा का उपयोग, जैसे इमिडाक्लोप्रिड दवाई आती है, इमिडाक्लोप्रिड की 150 से 200 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से आप अपनी मसूर फसल में छिड़क सकते हैं, तो इससे बच सकते हैं। इसके अलावा थायोमेथोक्सोम को भी स्प्रे कर सकते हैं आप। थायोमेथोक्सोम का स्प्रे भी आप फसलों में कर सकते हैं, इससे भी इसका प्रकोप बचा जा सकता है। तो ये कुछ मसूर की फसल हो गई। इसके अलावा जो इस समय जो फसल लगी हुई हैं रबी की प्रमुख फसलों में, उसमें सरसों एक प्रमुख फसल होती है। सरसों में जो इस तरह का मौसम होता है, बदली वाला मौसम, जब बादल होते हैं और थोड़ी थोड़ी रिमझिम करके बारिश हो रही होती है और जिस तरह का मौसम होता है तो उसमें माहू के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। माहू का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। किसान भाइयों ने देखा होगा खेत में जाते हैं तो उड़ती हुई माहू दिखाई देती है। जो उत्तर के जो पहाड़ हैं वहाँ से उड़ के आती है और अपने क्षेत्रों में फिर इसकी अंडा देने की जो अवस्था होती है वो अंडा देती है। उससे इसका धीमे धीमे प्रकोप बढ़ता जाता है और पूरी फसल को अपनी तरह नष्ट कर देता है। तो किसान भाइयों को इसको चाहिए कि दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट में अपनी जो फसल है उसका जो सर्वेक्षण है वो बहुत अच्छी तरह करें, उसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी तरह करें, और उसमें अगर ये दिखाई दे रही है तो इसका प्रकोप को रोकने के लिए कोई कुछ व्यवस्था करें। इसके लिए भी आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के लिए इसमें जो थायोमेथोक्सोम दवा है उसका स्प्रे कर सकते हैं। 150 से 200 ml दवा प्रति हेक्टेयर के मान से डालें तो माहू के प्रकोप से बचा जा सकता है। इमिडाक्लोप्रिड दवा से भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एसिडाप्रिड दवा का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसलों के बारे में था। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार। किसान भाइयों, अब समय हो चला है कि हम सुनते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले कृषि से जुड़े मुख्य समाचारों पर एक नजर। हर व्यक्ति को मिले पोषण युक्त आहार, कोपरा के समर्थन मूल्य में वृद्धि, राजौद बना अमरूद गांव और सौर ऊर्जा तकनीक प्रशिक्षण। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की कोशिश हर व्यक्ति को पोषण युक्त आहार मिले। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश के हर व्यक्ति को पोषण से भरपूर भोजन मिले, इसके लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है।
श्री तोमर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित दावोस एजेंडा 2021 के वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया था। खाद्य प्रणालियों के रूपांतरण हेतु नवाचार विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि देश में हर व्यक्ति को उचित और पोषणपूर्ण आहार मिले। इसके लिए सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आई। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि को बढ़ावा देने, भूमि का संरक्षण और पर्यावरण को ध्यान रखते हुए कृषि को सक्षम करने के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कोपरा के समर्थन मूल्य में वृद्धि। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में सरकार ने कोपरा के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021 के सीजन के लिए कोपरा अथवा सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। धार जिले के राजोद के किसानों ने लिखी सफलता की नई कहानी। कहते हैं कि यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से दूर किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ किया है धार जिले के छोटे से गांव राजोद के किसानों ने। पानी की भीषण समस्या झेल रहे इस गांव के किसानों को खेती में लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा था। फिर गांव के कुछ किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर अमरूद की खेती करना शुरू किया और देखते ही देखते राजोद की पहचान अमरूद विलेज के रूप में होने लगी। यहाँ के करीब 200 किसानों ने लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में थाई वैरायटी के अमरूद VNR लगाए। पानी की समस्या को दूर करने के लिए सहारा लिया ड्रिप सिंचाई का। ये प्रयोग इतना सफल हुआ कि अन्य किसान भी अमरूद की खेती को प्रोत्साहित होने लगे। सोशल मीडिया की मदद से राजोद के अमरूद दिल्ली, मुंबई समेत देश की अन्य मंडियों में भी पहुंचने लगे। प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा तकनीक का देगी प्रशिक्षण। सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा कुसुम योजना की शुरुआत की गई। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए युवाओं को इस क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यावहारिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एनर्जी स्वराज फाउंडेशन ये प्रशिक्षण प्रदान करेगी। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले आप हमारा पता नोट करना ना भूलिए, जो कि है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 18, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।